Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, who has given us the power of speaking, listening and thinking. My name is Zahra Batul and I am a representative of KIPS. First of all, I would like to welcome to all the students who are with us today in this live webinar. So today we are here to provide you the updated information regarding Entry Test 2022. So that it could help you to secure your placement in the top-notch institute of Pakistan. And we will also try to provide you a roadmap which could help you to reach to your success, inshallah. So the main purpose to be here today is to discuss the career making process. Like as you all know that career making is very much important. और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे उस करियर तक पहुंचने के लिए, हमारे उस प्रॉस्पेरस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है और उसमें मौजूद क्या क्या दुश्वारियां या हर्डल्स का सामना हमें करना पड़ सकता है और उनको हम किस तरह से बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। और इस सब को जानने के लिए आज इंशाल्लाह हम आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे सो दैट इट कुड हेल्प यू टू लीड टू योर प्रॉस्पेरस फ्यूचर। और इसके लिए आज जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माइंडसेट बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और उसमें होने वाले काम में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है और तो उसके बाद हमारे काम में भी उसी तरह से पॉजिटिविटी नज़र आ रही होगी, उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर माइंडसेट ही नेगेटिव हो तो उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव होता है। और इसके बाद ये जानेंगे हम कि एफएससी और एंट्री टेस्ट में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी एंट्री टेस्ट में अपेयर हो भी चुके हैं वो ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि एंट्री टेस्ट और एफएससी में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर हमें ये मालूम हो कि किन किन चीज़ों में फ़र्क है और हम उसको किस तरह से लेकर चल सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और चांस बढ़ जाता है कि हम बेटर वे में परफॉर्म करके आ सकें अपने उस एंट्री टेस्ट में। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि एंट्री टेस्ट है क्या, उसकी तैयारी किस तरह से की जाए, जिसके लिए किप्स इवन आपको बहुत सारी आज टिप्स भी प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट वैल्यू एडेड फीचर्स ऑफ किप्स इंशाल्लाह। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द माइंडसेट। तो माइंडसेट में जो सबसे पहली चीज़ आती है दैट इज़ द राइट अंडरस्टैंडिंग। चीज़ों को बेहतर अंदाज से जानना, बेहतर अंदाज से जो है वो समझना। लाइक हम ज़िंदगी में कोई भी काम करने जा रहे हों तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि उस काम के बारे में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन हासिल कर ली जाए, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से ये जान लिया जाए कि वो काम असल में किस नौइयत का है, उसको करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके बाद हम उसको किस तरह से बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद राइट अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारे पास आता है कि हमारी डायरेक्शन जो है वो भी राइट हो। ये नहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गलत डिसीजन ले बैठे, हमारा डिसीजन बहुत राइट होना चाहिए सो दैट कि वो हमें लीड कर सके हमारी बेहतर और अच्छी डायरेक्शन की तरफ। और इंशाल्लाह जो हमारी डायरेक्शन है वही हमें लीड करती है हमारे गोल, हमारे टारगेट की तरफ। और साथ ही साथ जो हमारा टाइम है, लाइक जैसे आज का ये वेबिनार भी अरेंज करने का ये मकसद है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन ऑन राइट टाइम प्रोवाइड की जाए। सो इसी तरह से हर काम के लिए एक बेहतर वक्त होता है, एक मुकर्रर वक्त होता है। सो हमें सही वक्त पर सही परफॉर्मेंस देनी है। लाइक अगर मैं आपके साथ एग्जांपल के तौर पे भी बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट जो है वो अभी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो लेकिन ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द एंट्री टेस्ट वो बेहतर तरीके से परफॉर्म ना कर सके, या फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एंट्री टेस्ट के दौरान बेहतर परफॉर्म ना कर सके लेकिन बाद में एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाके उसको तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो याद आ जाए, रिकॉल हो जाए, तो ऑब्वियसली अब उसके लिए मसला क्या हुआ कि उसको राइट टाइम पे जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन रिकॉल नहीं हुई, उसने बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दी। सो इसीलिए ऑन राइट टाइम राइट डिसीजन लेना, राइट टारगेट रखना और फिर सही डायरेक्शन में से होते हुए अपने गोल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम चीज़ें हमारे माइंडसेट का हिस्सा है। तो अब हम देखेंगे कि एंट्री टेस्ट और एफएससी में डिफरेंस क्या है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो हमारे एग्जामिनर की साइकी पे इम्पैक्ट करती है दैट इज़ द हैंड राइटिंग। और जबकि एंट्री टेस्ट में हम जानते हैं कि हैंड राइटिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और बल्कि अब तो हमारा जो एंट्री टेस्ट है क्योंकि वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका हुआ है तो अब तो बिल्कुल ही इवन हमें सर्कल भी फिल नहीं करना पड़ते। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा इंटरमीडिएट है उसमें पेपर प्रेजेंटेशन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन का भी बहुत इम्पैक्ट है। इवन एग्जामिनर जो है वो इससे जज कर लेता है कि मेरे सामने आया जो पेपर मौजूद है वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट का है या किसी एवरेज स्टूडेंट का है या बिलो देन एवरेज स्टूडेंट का है। लेकिन अगर हम एंट्री टेस्ट की बात करें तो एग्जामिनर हमें हमारी राइटिंग, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारे लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन से जज नहीं करता, बल्कि
एंट्री टेस्ट और इंटरमीडिएट में जो एक सिमिलैरिटी है, दैट इज़ अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज़ अबाउट द MCQ। सो एंट्री टेस्ट में सिर्फ MCQ होते हैं और उसी के बेस पे ही हमारे मार्क्स आ रहे होते हैं, और जबकि इसके अलावा कोई और चीज़ हमारे मार्क्स को इम्पेक्ट नहीं करती। इसी तरह से एंट्री टेस्ट है क्या? सो व्हाट इज़ एन एंट्री टेस्ट? अब हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस टेस्ट को हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं असल में वो किस चीज़ का टेस्ट है, असल में वो किस चीज़ पर मुश्तमिल है, और उसके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट कंटेंट है, देन द स्किल सेट, एंड देन कम्स द एटीट्यूड। सो अगर हम सब्जेक्ट के हवाले से बात करें, सब्जेक्ट कंटेंट के हवाले से बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट है। अगर देखा जाए तो हमारी बुक में मौजूद हमारे लेक्चर से आने वाला मटेरियल और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं, उसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट ही होता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर आपसे एक बस सवाल किया जाए कि हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर देते हैं 8, 9 और 7। अगर अब यहाँ पे बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने आंसर दिया 9, सो इट मीन्स कि उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया 7, इट मीन्स कि उनके पास सही इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया 8, दैट कुड बी करेक्ट। और इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन हमेशा रॉ डाटा होता है। सो अगर आपको ये मालूम है लाइक देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, दैट्स योर इन्फॉर्मेशन। और अगर इसके बाद अब आप ये आंसर दे सकें कि उन तमाम प्लैनेट्स के नेम्स क्या हैं, आप वो बता सकें, उनका ऑर्बिट बता सकें, उनका साइज बता सकें, उनका डिस्टेंस बता सकें फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सो अगर आप इन तमाम सवालों के आंसर्स दे सकते हैं, देन इट मीन्स दैट यू हैव द नॉलेज एज वेल। लेकिन अब अगर जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो हमारा प्लैनेट है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई प्लूटो गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोलर सिस्टम, सो अगर आप इस आंसर का जवाब देने के काबिल हैं, यानी अगर आप बता सकते हैं कि उसका साइज़ छोटा था बिकॉज दैट वाज अ ड्वार्फ प्लैनेट, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, यानी अगर आप तमाम रीजंस को एनलिस्ट कर सकते हैं, देन इट मीन्स दैट यू हैव द कॉन्सेप्ट एज वेल। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात करना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए सो दैट कि जब आप किताब भी पढ़ रहे हों, जब आप किसी भी जगह से अपना एक जो कंटेंट है उसको रीड कर रहे हों, तो आप वहाँ पे सेग्रीगेट करने के काबिल हों कि जो लाइन आपने रीड की है, आया कि वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, वो नॉलेज बेस्ड है, या फिर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो इसके साथ बल्कि आपके लिए यहाँ पे मैं टिप ये दूंगी कि आप कोशिश करें कि अपने पास हाइलाइटर्स रखें, और जो आपकी इन्फॉर्मेशन बेस्ड आपका कंटेंट है उसको किसी एक कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें, और फिर इसी तरह से नॉलेज और कॉन्सेप्ट को भी डिफरेंट हाइलाइटर्स के साथ उसको प्रोमिनेंट कर लें अपनी बुक के ऊपर, सो दैट कि आपको सेग्रीगेट हो जाए कि इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरी जो है कॉन्सेप्ट बेस है, किसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, किसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और बल्कि आप सब ये जानते होंगे क्लास ने इवन PMC ने अनाउंस भी किया था लाइक देयर वुड बी some sort of easy questions and some percentage of difficult questions and some percentage of moderate questions. So easy, moderate and difficult question based on the information, knowledge and concept. So इसी तरह से आपके पास दूसरा जो हमारे पास यहाँ component मौजूद है, that is the skill set। यानी सिर्फ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और कॉन्सेप्ट से भी काम नहीं चलेगा। यानी जो एंट्री टेस्ट है आपका, उसमें आपको बहुत सारी मल्टाई चीज़ों का जो है वो टेस्ट देना पड़ता है। एग्जामिनर आपके बहुत सारी मल्टाई स्किल्स को चेक कर रहा होता है। सो इसी तरह से आपके पास जो अभी यहाँ पे स्किल्स मौजूद हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी कोर्स मैनेजमेंट, और साथ ही साथ आपका जो है IQ, EQ, PQ, RQ, SQ, एंड अल्टीमेटली एंट्री टेस्ट इज एक्चुअली ए टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। तो जैसे कि हमने बात की टाइम मैनेजमेंट की, तो आप ये जानते हैं कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, और उसी टाइम में हमें तमाम MCQs को अटैम्प्ट करना होता है और सही अटैम्प्ट करना होता है। बल्कि शायद हमें एंड पे थोड़ा सा वो टाइम भी बचाना होता है जिसमें एटलीस्ट हम बाद में अपने पेपर को रिवाइज भी कर सकें, एक दफ़ा उसमें से गो थ्रू हो सकें, सो दैट कि हम चेक भी कर सकें कि आया कि हमने सही अटैम्प्ट किए हैं तमाम MCQs या फिर नहीं। तो इसी तरह से हमारी जो कोर्स मैनेजमेंट है, यानी अगर हमारे पास 5 बुक्स हैं तो उसके लिए हमें टाइम निकालना, उन तमाम को ना सिर्फ उसमें से गो थ्रू होना बल्कि उसको बार बार रिवाइज करना, उसमें से वो कंटेंट जो स्पेशली हमारे माइंड से फेड आउट हो जाता है या हमें भूल जाता है, उन तमाम चीज़ों को रिकॉल करना, उन तमाम चीज़ों को रिवाइज करना भी जो है वो एक स्किल है। और इसी तरह से हमारा IQ,
लाइक स्टूडेंट्स, अगर हम ये बात करें कि एक स्टूडेंट का आईक्यू टेस्ट करना ज़रूरी क्यों है, लाइक इजंट दैट इनफ फॉर पीएमसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, इन तमाम चीज़ों का टेस्ट ले रही है, उसके साथ साथ उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग भी ऐड कर दिया। एक्चुअली ये वो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लेक्चर्स में मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया, तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आज मैं आपको भी इसका आंसर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देती चलूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इंशाल्लाह आप फ्यूचर में सब लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आप सोचें कि अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं और आप एक इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हों, आपके सामने एक पेशेंट आता है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, आप मुझे बताएं डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास इतना टाइम, इतना वक्त है कि आप उसका ब्लड सैंपल लें, उसको लैब में भेजें, लैब में टेस्ट परफॉर्म हो, उसकी रिपोर्ट जनरेट हो, आपके पास रिपोर्ट आए, उसमें मौजूद फाइंडिंग के बेस पे आप अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए ये डिसीजन लें कि इसको ऑपरेशन थिएटर भेजना है, इसको इंजेक्शन लगाना है या इसको ऑरल ट्रीटमेंट देना है। ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, इतने टाइम में तो आपका पेशेंट जो है वो अल्लाह ना करे एक्सपायर हो जाएगा। तो उस वक्त अब हमें जो है वो फ़ौरन क्विक डिसीजन लेना है। बल्कि चलें यहाँ पे दो चीज़ें और भी इंप्लीमेंट कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि उस पेशेंट को डायबिटीज़ भी हो, उसको हेपेटाइटिस भी हो, उसको एक दो और प्रॉब्लम्स भी हों, और जबकि आपकी बुक का नॉलेज जो आपको याद है, उसमें आपको याद है कि अगर रिपोर्ट में ट्रॉप आई ज़्यादा होगा, अगर उसको कार्डियक अरेस्ट होगा, देन वी हैव टू टेक दैट डिसीजन, लेकिन अभी आपको इतना मौका ही नहीं मिला। सो आपको वो जो उस वक्त क्विक डिसीजन लेना है डियर स्टूडेंट्स, वो किस बेस पे हो रहा होगा? ऑब्वियसली वो हमारे IQ की बेस पे होगा, वो हमारी इंटेलिजेंस की बेस पे होगा कि हमने तमाम चीज़ों को, तमाम जो हमारे सामने सिनेरियो था उसको फ़ौरन से जज किया, एनालाइज किया, और उसके बाद हमने एक डिसीजन लिया। हाँ, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि वो डिसीजन सही होना चाहिए, यानी हम अपने IQ को यूज़ तो करें लेकिन उसके साथ हम सही डिसीजन ले रहे हों। तो इसी तरह से आपका जो EQ है, यानी कि इमोशनल क्वोशेंट, यानी एग्जामिनर ना सिर्फ आपका IQ टेस्ट कर रहा है, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है, ना सिर्फ आपकी स्पीड और आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेस्ट कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ आपके इमोशंस को भी टेस्ट कर रहा है। अब आप सब सोचेंगे कि यहाँ पे एग्जामिनर हमारे इमोशंस को कैसे टेस्ट करेगा? क्या एग्जामिनर ये टेस्ट कर रहा होगा, ये जज कर रहा होगा कि हम उस 3 आवर्स में या जितना टाइम हमें अलॉट हुआ है उसमें हम अपने पेपर के साथ कितना अटैच हो गए हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जामिनर आपके इमोशंस इन ए वे यूँ टेस्ट करेगा कि फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने पहले 5 या पहले 10 सवाल शदीद डिफ़िकल्ट सेट कर दिए आपके पेपर में। अब क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऑलरेडी होता है कि जी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने जा रहा है, इसके बाद हमारी मंजिल हमारे सामने है और हमारा टारगेट हमारे सामने है। सो अब हमारे पास जो पहले 10 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, और हमने पहला पढ़ा क्वेश्चन वो अभी हमें डिफ़िकल्ट लगा, उसका कंटेंट हमें रिकॉल नहीं हो रहा। हम 10th पर जब चले गए, 10th नंबर वाले क्वेश्चन पे जब चले गए, तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, स्ट्रेस कैन फेड आउट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर माइंड। इवन लाइक अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने से पहले भी पढ़ा था, तो चांसेस और प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्रेस के बाद आप उसका आंसर भी भूल सकते हैं, आपके माइंड से वो कॉन्टेंट भी फेड हो सकता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एग्जामिनर आपके पहले 10 सवाल या पेपर के दरमियान में कहीं पे कुछ पोर्शन बहुत इजी सेट कर दे। अब क्या होगा कि आप सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे, और जबकि उस इजी पोर्शन के बाद अचानक से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएं जो कि हमें बिल्कुल नहीं आते। लाइक अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वंस देयर वर 21 न्यूमेरिकल्स इन द पोर्शन ऑफ फिजिक्स, और ऑब्वियसली एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए या एज ए बायो स्टूडेंट हमारे लिए कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो क्वेश्चन हमें आता नहीं होता, लेकिन उसको रिकॉल करने में, उसकी कैलकुलेशन करने में हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से हमारे टाइम के मिसमैनेज होने का भी खतरा होता है। तो इसीलिए हमें स्ट्रेस भी आ जाती है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, या अगर आपको किसी सवाल का जवाब रिकॉल नहीं हो रहा, आप उसको नहीं अभी अटेम्प्ट कर पा रहे, तो हम आपको ये कहेंगे कि फॉर द टाइम बीइंग आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें। यानी बल्कि इसको EMD एनालिसिस भी कहते हैं, जिसमें आपको अपने पेपर का सबसे पहले ईजी पोर्शन करना होता है, उसके बाद आपने मीडियम पोर्शन या मॉडरेट 1 क्वेश्चंस करने होते हैं, और एट द वेरी एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द डिफिकल्ट वंस। सो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप उसको इस तरह से बैलेंस करें, अपने इमोशंस पे इस तरह से कंट्रोल करें कि पहले आप इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, फॉर द टाइम बीइंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस को स्किप कर दें। इससे एक चीज़ ये भी होगी कि जब आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद वापस आएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, तो क्योंकि उस वक्त तक आप अपने पेपर का 70% हिस्सा मुकम्मल कर चुके होंगे,
तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि क्योंकि मेरा 70% पेपर डन हो चुका है और वो ठीक भी है, तो अब आप कॉन्फिडेंटली रीजनिंग करेंगे। और ये सब आप स्टूडेंट बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब हम कॉन्फिडेंटली रीजनिंग करते हैं तो चांसेस होते हैं कि हम सही आंसर तक पहुंच सकें। लेकिन अगर हमारा कॉन्फिडेंस शेटर डाउन हो जाए, अगर हम स्ट्रेस में आ जाएं, अगर हम परेशान हो जाएं, अगर हम ऐसी सिचुएशन में रीजनिंग करें, ऐसी सिचुएशन में हम अपने डाटा को रिकॉल करने की कोशिश करें, तो चांसेस होते हैं कि हम गलत आंसर को अटेम्प्ट कर बैठें। सो आप EMD एनालिसिस को लाजमी फॉलो करें अपने टेस्ट में। देन कम्स द PQ. PQ is a practice question. RQ is a repetitive question. So practice and repetitive question is like, for example, अगर आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, या आपके लिए एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन, एक कोई यूनिट ऐसा है जो आपको बार बार भूल जाता है, बार बार याद करने के बावजूद भी आपके ब्रेन से फेड आउट हो जाता है, then it means that you must have to cram that content, you must have to practice that content, you must have to repeat that content again and again and again. So इसी तरह से for example अगर आपसे मैं डिस्कस करूं तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट और रेंज का फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। दे ऑलवेज फॉरगॉट दैट के डिवाइडेड बाय जी कहाँ पे होगा, डिवाइडेड बाय 2g कहाँ पे होगा, साइन स्क्वायर कहाँ पे होगा एंड साइन 2 कहाँ पे होगा। सो इन दैट सिचुएशन दे मस्ट हैव टू रिपीट दैट, दे मस्ट हैव टू प्रैक्टिस दैट फॉर्मूला ए लॉट। और अगर उन्होंने प्रैक्टिस की होगी तो इंशाल्लाह चांसेस नहीं है कि उनके माइंड से फेड आउट हो जाए या उन्हें भूल जाए। सो कहने का मतलब कि आपके कंटेंट में, आपकी बुक में, जो जहाँ से भी आप नॉलेज ले रहे हैं, उसमें कुछ कंटेंट ऐसा होता है जिसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस अ लॉट। देन SQ. SQ इज़ द स्पिरिचुअल क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आप सब भी अग्री करेंगे कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन मीन हमारा अल्लाह ताला के साथ लिंक, हमारा अपने रब के साथ कनेक्शन। और जब हम बात कर रहे हैं हमारे खुदा की, तो हम ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि उसके लिए उसकी मखलूक बहुत अजीज़ है, और उसकी मखलूक में हमारे पास हमारे पेरेंट्स मौजूद हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स में हमारी मदर वो हैं कि जिनको अगर हम बता दें कि आज हमारा 3 से 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो वो 3 से 5 तस्बीह लेके बैठी रहेंगी। और आपने अक्सर उस तस्बीह की, उनकी दुआओं की ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम हेल्प आती हुई भी एक्सपीरियंस की होगी। और बल्कि हम तो बहुत गुनहगार इंसान हैं। अल्लाह ताला ने तो अपने नबी से भी कह दिया था कि आज कोहितूर पे संभाल के कदम रखना, क्योंकि तुम्हारे पीछे हाथ उठाकर दुआ करने वाली माँ मौजूद नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं ये शेयर करती चलूँ आप सबके साथ कि हज़रत मूसा, जैसा कि आप जानते हैं, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से बातें करने वाले थे। तो एक दफ़ा हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से ये पूछा कि या अल्लाह, कोई ऐसा तरीका जिससे दुआ के ज़्यादा और जल्दी कबूल होने के चांस हों। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐसी ज़ुबान से दुआ करो जिससे तुमने कभी कोई गुनाह नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसी ज़ुबान हम कहाँ से लाएं? लाइक फॉर अस, हो सकता है कि हमसे कोई गुनाह हो ही जाए, तो ऐसी ज़ुबान हम कहाँ से लें जिससे हमने कभी भी कोई गुनाह ना किया हो? तो अल्लाह ताला ने कहा कि दूसरों की ज़ुबान, क्योंकि दूसरों की ज़ुबान से तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तो मैं आप सबको ये कहूँगी कि आप सब खुद भी दुआ करें, दूसरों को भी दुआओं के लिए कहें, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें हमें दुआओं की ज़रूरत है। बल्कि पूरी लाइफ में ज़रूरत होती है, लेकिन इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ हार्ड वर्क करना मत भूलिएगा, सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला की ये शर्त भी है कि यू मस्ट हैव टू डू द हार्ड वर्क फर्स्ट एंड देन अल्लाह ताला जो है वो उसमें उसका रिवॉर्ड देते हैं, उसका फल देते हैं। सो नाउ कम्स द एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज़ अ थिंग लाइक, अगर मैं अपनी बात करूं तो माई एटीट्यूड टुवर्ड्स माई स्टडीज़, कि हम जो है वो अपनी स्टडी के हवाले से कितने ज़्यादा कमिटेड हैं, कितने ज़्यादा हम सीरियस हैं। तो अगर आप में से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट हर रोज़ क्लास में 10 मिनट लेट आता है, या एक स्टूडेंट हर दूसरे दिन क्लास में से ऑफ कर लेता है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एक टीचर, स्पेशली हमारा किप्स का टीचर, पहले 10 मिनट में उस लेक्चर की जो वो डिलीवर करने जा रहा है उसकी समरी बताएगा, उसका कॉन्सेप्ट बताएगा, उसका क्रस्ट बताएगा, और अगर आप में से कोई स्टूडेंट उसको मिस कर देता है, तो इट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होगा जितने अच्छे तरीके से बाकी पूरी क्लास का डेवलप हो रहा होगा। सो मैं आप सबको यही कहूँगी कि एटलीस्ट आप जो है वो अपने लेक्चर में टाइम पे आएँ, हर रोज़ आएँ, और लेक्चर को अटेंटिवली सुने और उसको नोट डाउन लाजमी करें, और उसके बाद ऑब्वियसली फिर उसकी घर जाके रिवीजन लाजमी करें। सो हमारा एटीट्यूड वो तमाम चीज़ें हैं जो हम पूरे दिन में करते हैं, दिन के आगाज़ से लेकर दिन के इख्तिताम तक हम जो तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं वो हमारा एटीट्यूड है।
एंड ऑब्वियसली हमारा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होगा तो हमारी चीज़ों का रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, और अगर एटीट्यूड हमारा नेगेटिव होगा तो हमारी चीज़ों का रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेगा। और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। आई होप कि आप सबका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है और इंशाल्लाह जो हम इसको कैरी भी करेंगे थ्रू आउट द टाइम और हम बहुत बेस्ट वे में परफॉर्म करेंगे सो दैट कि हमारे पास बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हों इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेडिकल की, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेडिकल का इस दफ़ा का जो पैटर्न है आपके टेस्ट का, दैट इज़ अबाउट कि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और उनमें से बायोलॉजी के आपके पास आ रहे होंगे 68 MCQs, यानी आपके टेस्ट में बायोलॉजी का जो पोर्शन होगा उसमें 68 MCQs होंगे। देन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के 54 MCQs होंगे, और इसी तरह से आपकी इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीजनिंग के 6 MCQs इंक्लूड होंगे। यानी अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें कि पेपर में कौन सा हिस्सा कितने % है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली बायो आपकी 34% है, आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री 27% है, और आपके पास इंग्लिश 9% और लॉजिकल रीजनिंग 3%। सो इस दफ़ा जो पैटर्न अनाउंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके जो टोटल MCQs हैं दे आर अबाउट 200, और आपके पास जो अलॉटेड टाइम है वो आपके पास उसी तरह से जैसे हमारे पास लास्ट ईयर था 3.5 आवर। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि इस दफ़ा भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और ये आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ होगी कि हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही होगी। 200 MCQs हैं और आपके सामने जैसा कि यहाँ पे मौजूद भी है सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड ऑफ MCQs एंड देयर परसेंटेजेस। सो हेयर कम्स द मस्ट टू डू लिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर दूँ कि आपके सामने जितने इंस्टीट्यूट्स के नेम लिखे हुए हैं आप इन सब में लाजमी अप्लाई करें, इनके एंट्री टेस्ट में लाजमी अपेयर हों। जैसा कि आपके पास सबसे पहले NMD CAT है, उसके बाद आप नम्स के टेस्ट में लाजमी अपेयर हों, और उसके बाद AMC और आगा खां का ऑप्शन है। लेकिन AMC और आगा खां जैसे कि आप सब जानते हैं कि उसकी अप्लाइंग डेट जो है वो गुजर भी चुकी है, लेकिन आई एम क्वाइट होपफुल कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके लिए लाजमी अप्लाई किया होगा और उसके एंट्री टेस्ट में आप लोग अपेयर होंगे। लेकिन अभी आपके पास NMD CAT और नम्स ये 2 चीज़ें मौजूद हैं। 15 जुलाई एंड 12 जुलाई इसकी डेट है, तो इसमें आप लोग लाजमी अप्लाई करें। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा ना हो कि हम अपने ऑप्शंस को रिड्यूस कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने ऑप्शंस को लिमिटाइज कर लें। सो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए सो दैट कि जब हमारा एडमिशन सिक्योर हो जाए तो उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि हम जो है वो कहाँ पे मूव कर रहे होंगे। सो इसी तरह से इसका जो सोल्यूशन किप्स ने आपको प्रोवाइड किया है, क्योंकि किप्स सिर्फ प्रॉब्लम्स को डायग्नोज नहीं करता, सिर्फ आपके लिए जो है वो यही नहीं बताता कि प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल उसका साथ ही साथ रेमेडी और सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। सो इस वक्त जो किप्स आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह किप्स हमेशा आपके लिए जो बेहतरीन सोल्यूशन लेकर आता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट कि हम अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें उनके ड्रीम को अचीव करने में, उनके टारगेट को अचीव करने में, उनके प्रॉस्पेरस फ्यूचर तक पहुंचने में, उनके ड्रीम इंस्टीट्यूट तक पहुंचने में, जो कि हेल्प करते हैं उनके करियर को बनाने में। सो इस वक्त जो किप्स आपके लिए सोल्यूशन लाया है दैट इज़ द LNMD CAT, यानी लॉन्ग NMD CAT, और उसके साथ NMD CAT का सेशन भी मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ पर आप सबको यही रिकमेंड करूँगी दैट यू शुड मस्ट हैव टू ज्वाइन द लॉन्ग NMD CAT, क्योंकि इसमें ये वो सेशन है, बल्कि इसका नाम लॉन्ग है ही इसलिए क्योंकि इसमें आपको नम्स की तैयारी भी करवाई जाती है, आपको AMC की भी तैयारी करवाई जाती है, और साथ ही साथ NMD CAT की तैयारी तो हो ही रही होती है। सो आपके लिए ये ज़्यादा बेटर है। जैसा कि मैंने कहा कि आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में अपेयर हों, तो ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनकी तैयारी भी कर रहे हों। लेकिन इसके साथ हमारे पास NMD CAT का सेशन भी मौजूद है जो कि लॉन्ग नहीं होता, जो कि उस तरह से नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली इसमें भी हम PMC से रेलिवेंट आपको तैयारी करवा रहे होते हैं। लेकिन एट द एंड में अगेन आपको ये रिकमेंड करूँगी दैट यू शुड मस्ट हैव टू ज्वाइन द लॉन्ग NMD CAT सेशन। उसके बाद अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। तो सिमिलरली जैसा कि मैंने मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बात की और उनको रिक्वेस्ट की कि आप तमाम इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करें, तो इसी तरह से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास जितनी पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट के ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास बहुत बेहतरीन नाम मौजूद है, जैसे कि नस्ट है, GK है, प्यास है, फास्ट है, UET है, हमारे पास कॉमसेट्स है, तो इस तरह से आप जो है वो इन तमाम इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर रहे हों और इनके तमाम जो एंट्री टेस्ट है उसमें अपेयर हों, सो दैट कि हम यहाँ पर भी अपने ऑप्शंस को मिनिमाइज़ ना करें और उसके बाद हम डिसाइड करें, हम चूज़ करें कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना है और कौन से प्रोग्राम को जो है वो चूज़ करना है। सो आपके सामने तमाम उसकी डेट्स मौजूद है, अप्लाइंग डेट्स और उसकी जो एंट्री टेस्ट की डेट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है आप सब वहाँ लाजमी अप्लाई करें।
सो इसी तरह से हमारे पास जो प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि पंजाब में, KPK में, AJK में, सिंध में, और साथ ही साथ जो हमारे पास है वो गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में। सो आप इन तमाम इंस्टीट्यूट्स में भी अप्लाई करें। इनके तमाम एंट्री टेस्ट में आप अपेयर हो रहे हो, जैसा कि हमारे पास ECAT है, NED है, NET है, मस्ट है। सो मेडिकल स्टूडेंट्स की तरह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी तमाम पाकिस्तान के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करें, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम चूज़ कर रहे होंगे कि हम किस यूनिवर्सिटी में और कौन से प्रोग्राम में जाएं। स्पेशली अगर आपका डोमिसाइल है इन तमाम जगहों में से किसी जगह का, किसी प्रोविंस का, तो आप उसमें लाजमी अप्लाई करें। किप्स आने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी ECAT का टॉपर एक किप्सियन था, तो इसलिए मुझे ये यकीन था कि अगर मैं किप्स की मेथोडोलॉजी पर अमल करूं तो कोई इसमें मुश्किल नहीं कि मैं अभी पोजीशन ले जाऊं। किप्स के साथ ECAT की तैयारी का तजुर्बा एक्सीलेंट रहा। किप्स की मेथोडोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। किप्स ने एज एन इंस्टीट्यूशन प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की। इसके अलावा टीचर्स की मेथोडोलॉजी, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिससे बहुत ज़्यादा मदद मिली। KIPS entry test preparation. Win your dreams. मेडिकल स्टूडेंट्स की तरह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी KIPS सोल्यूशन लेकर आया है, और ये सोल्यूशन है L-FUNG, जो कि जैसे कि आपको नाम से जाहिर है कि लॉन्ग फंग, और फंग के नाम से जाहिर है कि आपको इसमें हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करवा रहे होंगे। इसमें फास्ट है, जिसमें UET है, जिसमें नस्ट है, और जिसमें GK है। सो इसी तरह से इसके साथ साथ आपके पास प्रोविजनल ECAT सेशन भी मौजूद है। जो स्टूडेंट्स L-FUNG ज्वाइन नहीं करना चाहते वो हमारा प्रोविजनल सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको भी मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगी कि आप L-FUNG को ज्वाइन करें, सो दैट कि हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट है उसकी तैयारी कर रहे हों, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हमने अप्लाई किया हो, और उसके बाद हम उसके एंट्री टेस्ट में अपेयर हों और बेस्ट वे में परफॉर्म कर सकें, और इंशाल्लाह फिर हमारा एडमिशन भी उन यूनिवर्सिटीज़ में सिक्योर हो रहा हो। इसके बाद आपको मैं यहाँ बताती चलूँ कि जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उसमें सबसे पहले 30 जून है, जो कि हम फेडरल बोर्ड का प्री इंजीनियरिंग लॉन्च करने जा रहे हैं KIPS के प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद 1 जुलाई को आपके पास फेडरल बोर्ड का प्री मेडिकल लॉन्च हो रहा होगा, और इसी तरह से 5 जुलाई में ऑल ओवर द पाकिस्तान प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग के सेशंस लॉन्च होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इन डेट्स को जो है वो देखते हुए इन तमाम जो आपको सेशंस बताएंगे हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन सेशंस को लाजमी ज्वाइन करें और टाइमली ज्वाइन करें। स्पेशली अगर हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की भी बात करें तो आपके पास बहुत कम वक्त है, और अगर हम वक्त की ही चलें बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो कम वक्त में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ज़्यादा मेहनत कौन करता है, क्योंकि कम वक्त में जितना कम वक्त होता है उतनी ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उस इंसान के जीतने की जो कि उस कम वक्त को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि इस वक्त को बेस्ट वे में यूटिलाइज करते हुए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपने जो है वो एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करने के जो चांसेस हैं उसको अवेल करें। सो इसी तरह से जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑब्वियसली अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने जो आपके बल्कि तमाम स्टूडेंट्स के जो करीबी इलाके में KIPS के कैंपसेस हैं आप उनको विज़िट लाजमी करें, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लें, और आप जो है वो ऑनलाइन भी हमारे सिस्टम को विज़िट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और इवन आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। लाइक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, घर बैठे इस सेशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप टाइमली सेशन को ज्वाइन करें और टाइमली जो है सो दैट कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकें और हमारी बेस्ट वे में प्रिपरेशन हो रही हो। सो इसी तरह से जैसा कि हमने अभी तक ये बात कर ली कि एंट्री टेस्ट है क्या, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, हमें कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, हमें किस डेट को सेशन को ज्वाइन करना है, तो ये तमाम चीज़ों पे तो हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि इस एंट्री टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास KIPS अनपैरेलल्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी है, यानी अब हम ये देख रहे हैं कि हम अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी किस तरह से करेंगे। सो यहाँ पर KIPS की टीचिंग मेथोडोलॉजी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, लेकिन इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले जो आपके पास कंपोनेंट मौजूद है दैट इज़ द सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताती जाऊँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में एडवांस स्टडी भी कहते हैं। यानी आपको करना क्या है, आपको लेक्चर से पहले यानी लेक्चर लेने आने से पहले घर में एक दफ़ा उसी टॉपिक को या उसी चैप्टर में से गो थ्रू होना है जो आज आपका टीचर आपको क्लास में लेक्चर डिलीवर करने जा रहा है। उससे होगा क्या कि अगर आप उसको घर में पहले ही गो थ्रू कर लेंगे और उसमें से वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेंगे जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, जो कि आपको नहीं आती,
या आपके लिए वो जो है न्यू है। सो आप उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट कर लें या किसी रजिस्टर पर शॉर्टलिस्ट कर लें, किसी रजिस्टर पर एक्सट्रैक्ट कर लें, और उसके बाद जब आप लेक्चर सुनने आएंगे तो आपको वो बेहतर अंदाज में समझ आ रही होंगी बनिस्बत उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने उनको पहले आइडेंटिफाई नहीं किया। सो एडवांस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लेक्चर लेने के लिए आ जाएंगे, और लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप लेक्चर को अटेंटिवली सुने, आप लेक्चर को नोट डाउन लाजमी करें, और जो चीज़ें आपने एडवांस स्टडी में हाईलाइट की हैं, जो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, उनको टीचर जब एक्सप्लेन कर रहा हो तो उसको बहुत ध्यान और गौर से सुने। और अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप टीचर से इवन क्रॉस क्वेश्चनिंग करके अपने उस कॉन्सेप्ट को उस एंगल से क्लियर कर सकते हैं जो कि आपके माइंड में है। सो लेक्चर को आपने बहुत अटेंटिवली सुनने के बाद अब जब आप घर चले गए तो वहाँ पर सबसे पहले आएगी आपकी सेल्फ स्टडी नंबर 1। सेल्फ स्टडी नंबर 1, जैसा कि आपने क्योंकि एक दफ़ा एडवांस स्टडी कर ली, उसके बाद लेक्चर लिया, उसके बाद आपने जो मटेरियल नोट किया इवन ड्यूरिंग द लेक्चर, और फिर आपकी बुक, आपने घर आके अपने लेक्चर को रिवाइज किया, उसके बाद आपने अपनी बुक को पढ़ा। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं तो पीटीबी से कंसर्न करेंगे, और दूसरे स्टूडेंट जो है वो फेडरल बुक से कंसर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ रिकमेंड लाजमी करूँगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने पीटीबी पढ़ ली है तो उसके बाद आप फेडरल बुक की बुक से भी लाजमी कंसल्ट करें, और ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें न्यू हो सकती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स न्यू हो सकते हैं जो हमें वहाँ से भी गेन करने को मिल सकते हैं। और उसके बाद जब आपने अपने लेक्चर को रिवाइज कर लिया तो फिर आपके पास मौजूद हैं कीट्स। और डियर स्टूडेंट्स, कीट्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि किप्स में एक प्रॉपर डिपार्टमेंट मौजूद है एनडीसी के नाम से, जिनका काम सिर्फ नोट्स की डेवलपमेंट है, यानी नोट्स डेवलपमेंट सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, कीट्स बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद बनाए जाने वाले नोट्स हैं आप सबके लिए, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो किड्स की एक्सरसाइज में जाके आप प्रैक्टिस करें, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको 4 पैरामीटर्स बताए गए हैं। So what you have to do is that at very first you must have to read your statement of MCQ very carefully. आप जो भी स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए कीट्स में से, उसको सिर्फ रीड नहीं करना बल्कि आपने केयरफुली रीड करना है। डियर स्टूडेंट, जब हम किसी कंटेंट को सिर्फ रीड करते हैं तो हमें बड़ा सुपरफिशियल नॉलेज, सुपरफिशियल स्टेटमेंट, सुपरफिशियल क्वेश्चन समझ में आता है, और इसको बल्कि मैं अपने लफ्ज़ों में ये कहती हूँ कि हमें वो क्वेश्चन समझ में आता है जो हम परसीव करते हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। जबकि अगर हम केयरफुली रीड करें तो हमें वो वाला क्वेश्चन समझ में आता है जो एग्जामिनर हमसे एक्चुअल में पूछ रहा होता है। इंशाल्लाह मैं इसको फर्दर आपको इलेबोरेट करूंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको दूसरा पैरामीटर बता दूं, एंड दैट इज थिंक। Like while reading the statement you must have to think and you must have to identify the keyword, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी पूरी स्टेटमेंट का आपसे आंसर नहीं मांग रहा होता। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपसे सिर्फ एक कीवर्ड का आंसर मांग रहा होता है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कीवर्ड। और अगर आपने वो कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि अब आप रीजनिंग करके सही आंसर तक पहुंच सकें। देन अगर नेसेसरी है, अगर ज़रूरत है, देन यू हैव टू सॉल्व दैट। अगर कैलकुलेशन वाला कोई क्वेश्चन है या आपको लगता है कि यहाँ पे इसको सॉल्व करना ज़रूरी है तो उसको लाजमी सॉल्व करके देखें। यानी कहने का मतलब सिर्फ उसको अपने माइंड में कैलकुलेशंस ना करें, बल्कि आपके पास पेंसिल और पेज आपको प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम, सो यू मस्ट हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन दैट पेज एज वेल। उसके बाद आप उसको जस्टिफाई करें। फॉर एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आपने एक आंसर को सिलेक्ट कर लिया तो आप ये जस्टिफाई कर लें क्या ये वाकई ठीक है और जो ऑप्शन मैं गलत तसव्वुर कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या वो वाकई में गलत हैं। सो अगर आप इन तमाम पैरामीटर्स को अप्लाई कर रहे होंगे और स्पेशली कीट्स के दौरान जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप उस वक्त ही इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा कि आप जो है वो इसकी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एनालिसिस की स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी जो है वो इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करने की, इन तमाम फिल्टर्स को अप्लाई करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और आपका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है टू एनालाइज अ क्वेश्चन वो रिड्यूस होता जाएगा और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सही आंसर तक पहुँचने की। कीट्स के बाद हम आते हैं किप्स टेस्ट एंड डिस्कशन। सो आप सब ये जानते हैं कि जैसे ही आप लेक्चर के बाद अपने घर में प्रैक्टिस करने के बाद, रिवीजन के बाद आप जब आते हैं दोबारा से तो यहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाता है, एंड ऑब्वियसली उस टेस्ट के बाद आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है फॉर द डिस्कशन विद योर टीचर। यानी अगर टेस्ट में हमारी कोई गलतियाँ हो भी गई, अगर हमने टेस्ट में कोई मिस्टेक्स कर भी दी, और डियर स्टूडेंट्स
किप्स ये कहता है अपने स्टूडेंट्स को कि आप जितनी चाहते हैं वो मिस्टेक्स करें, हमारे प्लेटफॉर्म पे जितनी चाहते हैं अपने टेस्ट में मिस्टेक्स करें, लेकिन डियर स्टूडेंट्स फिर वो मिस्टेक्स होनी चाहिए, यानी ब्लंडर नहीं होने चाहिए। और मिस्टेक हम उसको कहते हैं जो एक दफ़ा हो और उसके बाद हमें एनालिसिस हो जाए कि वो किस बेस पे हुई, उसको हम रेक्टिफाई कर लें और फिर वो मिस्टेक दोबारा कभी भी रिपीट ना हो। और ब्लंडर वो होता है कि हम अपनी गलती को, हम अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं करते और वो बार बार रिपीट होती जाती है। सो इसी तरह से आपको भी पहले किप्स का टेस्ट अटैम्प्ट करना है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने टेस्ट में आपने चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। चीटिंग करने का पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली कोई फ़ायदा ही नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नुकसान क्या है कि आप ये एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि आपका जो है वो कौन सा एरिया वीक है, आपको कौन सा एरिया टू बी इम्प्रूव्ड है, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है। और जबकि अगर आप अपना टेस्ट खुद अटैम्प्ट करते हैं तो आपको ये एनालाइज करना बहुत इजी होगा कि आपने अभी किस अपने स्पेशल टॉपिक या किस कॉन्सेप्ट पे मज़ीद वर्किंग आपकी रिक्वायर्ड है, आपको मज़ीद काम करना है। सो पहली बात ये कि आप चीटिंग ना कीजिएगा टेस्ट में, टेस्ट अपनी नॉलेज की बेस पे अटैम्प्ट करें। और उसके बाद जब आपकी टीचर से डिस्कशन हो, अपने जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है, वो टीचर के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग से उसको क्लियर करें और उसके बाद घर जाके उसको रेक्टिफाई करें, उसको रिवाइज करें, उसको जो है उसमें से गो थ्रू हो, उसकी प्रैक्टिस करें, सो दैट कि हमारी वो मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट ना हो। देन कम्स द किप्स सैट एंड किप्स एलएमएस। किप्स सैट्स हमारी वो शीट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड की जाती हैं सो दैट कि आप घर जाके उसकी प्रैक्टिस कर सकें, और साथ ही साथ आपके पास घर पर एलएमएस की सहूलत मौजूद है, यानी कि हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी सहूलत आपके पास मौजूद है, जो कि आप घर में भी अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास उस पर लेक्चर्स मौजूद होते हैं, आपके पास उस पर कॉन्टेंट मौजूद होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, किप्स का प्लेटफॉर्म आपको ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब ये आप पर है कि आप इन तमाम अपॉर्चुनिटी से किस तरह से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। देन कम्स द सेल्फ स्टडी नंबर 3। अब ये वो स्टडी है, ये हमारी वो सेल्फ स्टडी होगी, ये वो रिवीजन होगी जिसमें हम अपनी अभी तक होने वाली तमाम मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे। यानी हमने जो मिस्टेक्स की उनको एनालाइज कर लिया, और जब हम एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस की भी हमारे पास 2 टाइप्स मौजूद हैं, सेल्फ एनालिसिस एंड वर्केबिलिटी एनालिसिस। सो आपने ये देखना है कि आपकी वो मिस्टेक्स किस वजह से हो रही हैं, क्या उसमें सेल्फ एनालिसिस में कहीं लैक आ रहा है। सेल्फ एनालिसिस में आपकी वो चीज़ें शामिल हो सकती हैं जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, हमारा एटीट्यूड हो सकता है, हमारा जो है वो घर जाके उसको रिवाइज करना हो सकता है, क्लास में अटेंटिवली हमने लेक्चर सुना या नहीं सुना, उसको नोट डाउन किया या नहीं किया, हम रेगुलर क्लास में आ रहे थे, क्या हम पंक्चुअल थे, क्या हम टाइम पे क्लास में आ रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सेल्फ एनालिसिस में आती हैं। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्केबिलिटी एनालिसिस, जिसमें आ जाएगा कि हमने घर जाके कितनी प्रैक्टिस की उस सब्जेक्ट को जिसमें हम वीक थे, जिसमें हमारी ज़्यादा मिस्टेक्स थी, या जिस चैप्टर में हमारी ज़्यादा मिस्टेक्स थी, वो कॉन्सेप्ट जो कि हमारा क्लियर नहीं था, उसको हमने कितना टाइम दिया, उसकी हमने कितनी प्रैक्टिस की, उसकी हमने कितनी प्रिपरेशन की। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रेक्टिफाई करेंगी हमारी उन तमाम मिस्टेक्स को, और यही हमारी सेल्फ स्टडी नंबर 3 है। तो देखा जाए अभी तक किप्स की जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें आपके पास तमाम चीज़ें आ गई, यानी आपने सेल्फ स्टडी कर ली, आपने लेक्चर अटेंटिवली सुन लिया, नोट डाउन कर लिया, घर जाके उसको रिवाइज किया, आपने कीट्स पर प्रैक्टिस की, आपने टाइम निकाल के पीटीबीएन फेडरल बोर्ड को देख लिया, उसके बाद आपने जो है वो इन तमाम फिल्टर्स को अप्लाई किया ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑन कीट्स, और उसके बाद आपने किप्स टेस्ट को जो है वो अटैम्प्ट किया, डिस्कशन की टीचर के साथ, किप्स सैट और एलएमएस पे जाके दोबारा से क्वेश्चंस को क्विज़ेस को अटैम्प्ट किया, और उसके बाद आपने तमाम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लिया। नाउ कम्स द टिप्स फ्रॉम किप्स, और टिप्स हम आपको 2 तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर 1 जर्नल टिप्स, और नंबर 2 आपके लिए वो टिप्स जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम, व्हेन यू विल बी अटेम्प्टिंग योर एग्जाम। सो सबसे पहले हम जर्नल टिप्स पे बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अबाउट दैट यू मस्ट हैव टू अप्लाई इन ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की कि आप नम्स में भी अप्लाई करें, एनएमडी कैट में भी अप्लाई करें, एएमसी में भी अप्लाई करें, और आगा खान में भी अप्लाई करें। आपको खुद को लिमिटाइज नहीं करना, यू डोंट हैव टू लिमिट योर ऑप्शंस। और जैसा कि आप जब एनएमडी कैट में भी अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास 17 डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं उनको सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। सो यू मस्ट हैव टू क्लिक ऑन ऑल ऑफ दैट 17 कॉलेजेस। और इसी तरह से जो हमारे पास इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मौजूद हैं
उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आपको भी तमाम कैटेगरीज को जो है वो सिलेक्ट करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ जो कि आपके पास वहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ताकि कहीं हमारे लिए वो ऑप्शंस रिड्यूस ना हो जाएं, कम ना हो जाएं। हम जो है वो अपने तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी और चांसेस ज़्यादा रहें कि हमारा डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें हमारा नाम आ रहा हो, हमारा एडमिशन सिक्योर हो रहा हो। देन यू माइट हैव टू डिसाइड कि आप जो है वो उसमें से किसको चूज़ करेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपके टेस्ट परफॉर्मेंस टिप्स की, जो कि आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम फॉलो करनी है। और उसके लिए जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपको सबसे पहले एक MCQ की जो स्टेटमेंट होती है उसको केयरफुली रीड करना है, सो दैट कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ सके, वो स्टेटमेंट समझ में आ सके जो कि एग्जामिनर आपसे एक्चुअली डिमांड कर रहा है। सो उसके लिए उसके बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड एंड इफ देयर इज नेसेसरी देन यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड एट द वेरी एंड यू हैव टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इवन आपकी इंस्ट्रक्शन में भी एक कीवर्ड यूज़ होता है, लाइक देयर विल बी 4 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन एंड यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो इसी तरह से आपको भी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है और केयरफुली रीड करना। और कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का आंसर देते हैं सनलाइट। चलिए, अगर आपके सामने बल्कि ऑप्शंस भी मौजूद हों जिनमें सनलाइट, मूनलाइट, ट्यूबलाइट, लाइमलाइट, ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज अवेलेबल हों, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको बताऊँ एग्जामिनर का ट्रिक ये है कि उसने इस स्टेटमेंट में एक आई कैचर रखा है। आई कैचर यानी कि वो वर्ड या वो कह लें कि एक कीवर्ड जिसकी तरफ एग्जामिनर आपकी आई कैच करवाना चाहता है। अब एग्जामिनर को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि जैसे ही आप उस आई कैचर की तरफ अट्रैक्ट होंगे विटामिन डी, और आपको लग रहा है कि एग्जामिनर बात कर रहा है विटामिन डी के हवाले से, तो एग्जामिनर ये जानता है कि विटामिन डी का वर्ड पढ़ते ही जो बच्चे के माइंड में, जो स्टूडेंट के माइंड में एक चीज़ लिंक होगी वो होगा सनलाइट। और फिर नंबर 2 पर एग्जामिनर ने ट्रिक क्या यूज़ किया कि उसने वही सनलाइट का ऑप्शन अगेन एज एन आई कैचर आपके ऑप्शंस में भी सेट कर दिया। अब आपकी तरफ क्या हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि क्योंकि विटामिन डी के बारे में बात की जा रही है और मेरे माइंड में सनलाइट लिंक हुआ और वो मुझे ऑप्शन में नज़र भी आ रहा है, तो आपका बिलीफ स्ट्रांग हो गया कि यही राइट ऑप्शन है। उसके बाद आपने बाकी ऑप्शंस को देखा, वो आपको बिल्कुल इररेलेवेंट लगे, तो एंड ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज को मोस्ट ऑफ द टाइम हम बॉदर ही नहीं करते और आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली सनलाइट को अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद अब हुआ क्या कि हमारा वो नंबर डिडक्ट हो गया और हमारा वो क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि हम अपनी जगह पे बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है, उसका आंसर मैंने सही अटेम्प्ट किया है। जबकि डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हुआ क्या, आपकी इस स्टेटमेंट में आई कैचर तो विटामिन डी था, लेकिन यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था कीवर्ड, और जो कि था सोर्स। सो सनलाइट सोर्स नहीं है विटामिन डी का। लाइक फॉर विटामिन डी आई मस्ट हैव टू इनटेक डिफरेंट फूड्स, मुझे फिश ऑयल का यूज़ करना होगा, मुझे मिल्क का यूज़ करना होगा, तो मेरी बॉडी में विटामिन डी आएगा। अब सनलाइट क्या करती है, आप सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि सनलाइट एज एन एक्टिवेटर काम करती है, एज ए कैटलिस्ट काम करती है, हमारी स्किन में मौजूद उस एंजाइम को एक्टिवेट करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में मौजूद विटामिन डी को सेल या बोन्स में एब्जॉर्ब करवाने के लिए। सनलाइट सोर्स ना हुई विटामिन डी का, जबकि कैटलिस्ट या एक्टिवेटर हुई। अब यहाँ पे हम एग्जामिनर के ट्रिक में आ गए, हम एग्जामिनर के ट्रैप में आ गए। सो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव टू बी वेरी विजिलेंट टू अवॉइड दैट ट्रिक एंड टू अवॉइड दैट ट्रैप। सो इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आपने ना सिर्फ रीड करना है बल्कि केयरफुली रीड करना है, ना उसके आई कैचर की तरफ जाना है बल्कि कीवर्ड की तरफ जाना है, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। और अगर आपके पास सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ऑब्वियसली देन यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, और उसके बाद आपने उसको जस्टिफाई लाजमी करना है। यानी अगर मैंने सनलाइट को अटेम्प्ट कर भी लिया है तो मैं ये जस्टिफाई कर लूँ कि बाकी तमाम ऑप्शंस वाकई में गलत हैं,
सो हो सकता है कि जब हम जस्टिफाई करें तो तब हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि हमने गलत आंसर को अटेम्प्ट कर लिया है, और ऑनलाइन टेस्ट में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि जो आंसर हमने क्लिक किया है हम उसको अनक्लिक करें और हम दोबारा से राइट ऑप्शन को क्लिक कर सकें। सो इस तरह से इस ऑप्शन का भी, इस अपॉर्चुनिटी का भी भरपूर फ़ायदा उठाएं और इन तमाम पैरामीटर्स को अप्लाई करने की आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो स्पीड है, उसको यहाँ पे किप्स के प्लेटफॉर्म में, यहाँ पे जो है आपके टेस्ट में, आपके पास किट्स है, LMS है, उन तमाम चीज़ों पे, उन तमाम प्लेटफॉर्म पे जो अपनी प्रैक्टिस, अपनी स्पीड है उसको इन्हांस करें, उसको इंक्रीज करें, सो दैट के एग्जाम में आपका टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हैं टू सॉल्व अ सिंगल MCQ उसको हम रिड्यूस कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किप्स के वैल्यू एडिड फीचर्स की, जो कि है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें हमारे पास जो है वो टीचर की सपोर्ट भी मौजूद है, इसमें आपके पास काउंसलर की सपोर्ट भी मौजूद है, और इसमें आपके पास जो है वो किप्स एंट्री टेस्ट सीरीज़ यानी पब्लिकेशंस भी मौजूद हैं। यानी आपको काउंसलिंग के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो अगर आपको किसी किस्म के हवाले से जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि मैं भी आपको प्रोवाइड भी कर देती हूँ। तो आपको हमारे जो लोग हैं वो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आपके पास किप्स एंट्री टेस्ट सीरीज़ पब्लिकेशन, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि हमारा NDC का डिपार्टमेंट है और वो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद जो नोट्स हैं उनको डेवलप करता है। सो आपके पास वो नोट्स मौजूद हैं, आपके पास वो पब्लिकेशंस मौजूद हैं, आपके पास वो तमाम कंटेंट मौजूद है जो आपको रिक्वायर्ड है, जिसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप उसका भी भरपूर फ़ायदा उठाएँ और साथ ही साथ आपके पास 24 आवर्स जो है वो टीचर की सपोर्ट भी मौजूद है। ये नहीं, फॉर एग्जांपल आपने एक लेक्चर लिया और ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द क्लास आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब आप घर चले गए या रात को जो है वो आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक होता है रिगार्डिंग दैट टॉपिक विच यू हैव लर्न टुडे, तो आप उस क्वेश्चन को जो है वो अपने टीचर से दोबारा से पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास टीचर की सपोर्ट मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये तमाम फीचर्स मौजूद हैं और ये तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपके सामने यहाँ पे आप ही का नाम लिखा हुआ है, आप ये बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं कि किप्स का एक रिकॉर्ड रहा है फ्रॉम डेकेड्स कि अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री टेस्ट के हवाले से किप्स की हमेशा से पोजीशंस आती हैं। एंट्री टेस्ट के हवाले से किप्स का एक नाम है। एंट्री टेस्ट के हवाले से किप्स इज़ द ओनली बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द मार्केट, जो कि एंट्री टेस्ट की इतनी बेहतरीन प्रिपरेशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा होता है और इतनी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके आता है। सो जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप करते हैं हर साल, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि इस साल इस स्लाइड पर अगली दफ़ा आपका नाम मौजूद हो। यानी इस साल आपके पास ये मौका है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना हार्ड वर्क करें, जो तमाम चीज़ें, जो तमाम पैरामीटर्स, जो तमाम फ़िल्टर्स हम आपके साथ हमने शेयर किए हैं, आप उनको अप्लाई कर लें, उनको इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद इंशाल्लाह इस स्लाइड पे आपकी पिक्चर लगी हो, आपका नेम मौजूद हो, आप इसको विजुअलाइज करके देखें कि यहाँ पे आपकी पिक्चर लगी हुई है और मैं यहाँ पे खड़ी आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि जी इस साल हमारे जो एंट्री टेस्ट में है इस स्टूडेंट ने टॉप किया। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ही यहाँ पे जो है वो पिक्चर्स बल्कि लगी हुई होंगी इंशाल्लाह। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द टेलीकेयर डिपार्टमेंट नंबर, और इन नंबर्स पे आप जो है वो कॉल करके कभी भी किसी भी वक्त इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका कोई ऐसा मसला है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं या हमसे पूछना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वी आर ऑलवेज हियर टू असिस्ट यू गाइज। तो आप हमसे जो है वो किसी भी वक्त इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। So dear students, at the very end, I would like to wish you a very good luck to all of you. इंशाल्लाह आप सभी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत बेहतर तरीके से एंट्री टेस्ट में परफॉर्म करके आएंगे और इंशाल्लाह उसके बाद हमारा जो एडमिशन है वो पाकिस्तान के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में सिक्योर हो रहा होगा और हम जो है वो अपने प्रॉस्पेरस फ्यूचर तक, अपने टारगेट तक, हमारा जो ड्रीम है उस तक हम लाजमी पहुँच रहे होंगे और इंशाल्लाह आप सबका करियर, आप सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। आप सब खुद भी दुआ करें, आप सब दूसरों को भी दुआ के लिए कहें, हार्ड वर्क करें, अल्लाह पे कामिल यकीन रखें और इंशाल्लाह हमें भी आप पे कामिल यकीन है कि इंशाल्लाह आप सब लाजमी तौर पे कामयाब हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आइएगा। विश यू ए वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। KIPS Entry Test Preparation. Win your dreams.